हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th हम रिलेशन पढ़ रहे थे। रिलेशन में हमने लास्ट क्लास में रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ ली थी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशन पढ़ा था कि रिलेशन के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उस बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन और थोड़े से कुछ कंसेप्ट और करेंगे तो रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला एक हमारे पास आज एक कंसेप्ट है, वो है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, ये क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन, इस पे 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है 12th CBSE में। तो एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर हमारे पास कोई रिलेशन R, ये डिफाइन है सेट A से लेके सेट B, ये हमारे पास डिफाइन है, तो हमारे पास जो रिलेशन R होगा वो सबसेट ऑफ A क्रॉस B होगा। तो जब हम देखें कि हमारे पास ये जो रिलेशन R है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, मतलब अगर ये एक नल सेट है, ये हमारे पास अगर एक नल सेट है तो हम इसे एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। और अगर हमारे पास जो R है ये जस्ट इक्विवेलेंट टू A क्रॉस B है, जैसे इक्वल टू A क्रॉस B है, उसका सबसेट नहीं है, उसका इक्वल सेट है A क्रॉस B का, तो हम इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। मतलब एम्प्टी रिलेशन मतलब हमारे पास रिलेशन R नल सेट होना चाहिए, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब रिलेशन R हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों को ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। ट्रिवियल रिलेशन मतलब एम्प्टी रिलेशन भी एक ट्रिवियल रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन भी एक ट्रिवियल रिलेशन है, तो इन दोनों को एक ट्रिवियल रिलेशन भी बोलते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर 1 NCERT का। तो आप NCERT का शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर 1 मैं क्या ले रहा हूँ, NCERT शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर 1। अगर मैं NCERT का शॉर्ट एग्जाम्पल नंबर 1 देखूँ तो उसमें बोला गया है कि हमारे पास एक सेट A है। A हमारे पास है सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ बॉय स्कूल। एक बॉय स्कूल का जो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट है वो सेट A है। एक रिलेशन हमारे पास है R, ये डिफाइन हमारे पास है सेट A से लेके सेट A, और रिलेशन R हमारे पास है A, B सच डेट A इज सिस्टर ऑफ B, A इज सिस्टर ऑफ B। तो एक ये रिलेशन हमारे पास R है, तो हम प्रूव करना है R एक एम्प्टी रिलेशन होगा। तो हम कह सकते हैं, इसमें लिखेंगे कि भाई A इज सिस्टर ऑफ B सिंस द स्कूल इज़ अ बॉयज़ स्कूल। क्या लिखा है? बॉयज़ स्कूल। बॉयज़ स्कूल है तो फिर उसमें सब लड़के ही लड़के होंगे, और लड़के ही लड़के होंगे तो कोई किसी की बहन नहीं हो सकता, सही बात है। तो हम कह सकते हैं, इसमें अपन लिखेंगे सिंस स्कूल इज़ अ बॉयज़ स्कूल, सेट A इज़ अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ बॉयज़ स्कूल, सो सेट A कंटेन ऑल द बॉयज़ इन द स्कूल, सो नो 2 बॉयज़ कैन बी अ सिस्टर ऑफ ईच अदर। तो वी कैन से रिलेशन R इज़ अ एम्प्टी रिलेशन। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है R डैश। एक हमारे पास एक और रिलेशन है R डैश। R डैश में हमसे बोला गया है, ये भी डिफाइन है सेट A से लेके सेट A, और R डैश की वैल्यू हमारे पास है A, B, 2 एलिमेंट हैं A और B जो दोनों सेट A से बिलोंग्स करते हैं। तो A, B सच डेट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ A एंड B, डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ A एंड B इक्वल टू 3 मीटर। तो ऐसे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होंगे इस स्कूल में जिनकी हाइट का डिफरेंस 3 मीटर होगा? अब भाई प्रैक्टिकली ये है कि वो हाइट का डिफरेंस 3 मीटर तो कभी हो ही नहीं सकता ना, 3 मीटर तो बहुत बड़ा होता है। अगर 2 लोगों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर होता है, इसका मतलब एक बंदे की हाइट 3 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। भाई 2 नंबर्स का डिफरेंस अगर 3 है तो ऑब्वियस है एक नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 अगर बंदे हैं A और B, उन दोनों की हाइट का डिफरेंस 3 मीटर है, तो एक की हाइट 3 मीटर से बड़ी होनी चाहिए, और 3 मीटर से बड़ा कोई बच्चा एक बॉय स्कूल में नहीं पढ़ सकता। 3 मीटर बहुत ही लंबी हाइट होती है, तो 3 मीटर से बड़ा बच्चा जो है, 3 मीटर या उससे बड़ा बच्चा स्कूल में नहीं हो सकता। तो ये ऐसे कोई भी हमारे पास केसेस नहीं होंगे कि डिफरेंस जो है वो 3 मीटर हो। और यहाँ पे तो ये अगर हम देखें कि डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ A एंड B इक्वल टू 3 मीटर, ये R डैश है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। हालांकि इसमें थोड़ी सी हमने एरर करी है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर, A एंड B इज लेस देन 3 मीटर, इज लेस देन 3 मीटर। अच्छा, लास्ट लेक्चर जो था रिलेशन का फर्स्ट लेक्चर, उसमें एक 7 मिनट 33 सेकंड पे हम एक शॉर्ट एग्जांपल कर रहे थे,
वो सॉल्ड एग्जाम्पल में थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा मैंने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी है, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसको लिख दिया है, वो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब अगर हमारे पास सेट ए है, वो है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ बॉय स्कूल, और आर डैश की वैल्यू हमारे पास है ए क्रॉस ए, तो आर डैश इक्वल टू ए कॉमा बी, देन डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। अब डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 3 मीटर, तो हम कोई भी दो बच्चे लेंगे उनका डिफरेंस हाइट का 3 मीटर ही होगा, एनी टू स्टूडेंट, क्योंकि अगर डिफरेंस 3 मीटर होता है या 3 मीटर से ज़्यादा होता है तो एक बंदे की हाइट 3 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा होगा नहीं। तो कोई भी दो स्टूडेंट अगर हम लेंगे तो उसका पूरा का पूरा जो जितने भी हम कोई भी दो स्टूडेंट लेंगे उन सबका डिफरेंस जो हाइट का है वो 3 मीटर से छोटे ही होगा। तो हम कह सकते हैं आर डैश की जो वैल्यू होगी वो ए क्रॉस ए के इक्वल ही होगी, मतलब जो हम सेट लेंगे वो पूरा का पूरा होगा। तो आर डैश इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्रॉस ए, तो ये हमारे पास एक यूनिवर्सल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब इसके बाद ये हमारे पास हो गया यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट जो है वो हमें सीखना है, वो है इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंस क्लास? तो इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट सीखने के लिए पहले अपन एक सॉल्ड एग्जांपल नोट करते हैं। सॉल्ड एग्जांपल अपन ऐसा नोट करते हैं कि अगर हमारे पास एक रिलेशन है आर, ये है जेड से जेड, मतलब इंटीजर टू इंटीजर, जेड इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और आर इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ये अपन ने एग्जांपल लास्ट क्लास में किया था, हमने ये प्रूव किया था कि ये जो रिलेशन होगा ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, मतलब ये हमारे पास सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। ये हमने लास्ट क्लास में प्रूव किया था। हमने देखा था कि अगर a माइनस बी जो है वो इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 मतलब इवन नंबर है, तो a माइनस ए इक्वल टू 0 ये भी एक इवन नंबर हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर a माइनस बी इवन नंबर है तो b माइनस ए भी एक इवन नंबर होगा, बस ये इसका डिफरेंस अगर 4 है तो इसका डिफरेंस -4 आएगा, इसका डिफरेंस -6 है तो इसका डिफरेंस +6 आएगा, होगा तो इवन नंबर ही, तो ये सिमेट्रिक होगा। और अगर a माइनस बी की वैल्यू जो है वो इवन नंबर है और b माइनस सी की वैल्यू अगर इवन नंबर है, दोनों को ऐड कर देंगे तो a माइनस सी की वैल्यू भी इवन नंबर होगी, लैम्डा प्लस म्यू को ईटा लिख दिया था हमने। तो हमने देखा था ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो रिलेशन r जो हमारे पास होगा वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये एग्जाम्पल अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसकी आगे की छोटी सी कहानी जो है, कुछ छोटा सा कंसेप्ट है जो हमें समझना है इक्विवेलेंस क्लास का, जो हम यहाँ से समझेंगे। सबसे पहली बात, हमसे एक बहुत ही सुंदर सा लाइन लिखी रहेगी, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग 1। अब देखो, सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 1 को ऐसे 1, ऐसा बॉक्स के अंदर 1 ऐसा अपन लिखते हैं। इसमें सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 1 को 1 का जो बॉक्स के अंदर 1 है ऐसा लिखते हैं, या क्लास ऑफ 1 भी इसको बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी बोला सकता है क्लास ऑफ 1, है ना। लेकिन अभी हम इसको नहीं आ रहे क्योंकि वो आगे जाके इक्विवेलेंस क्लास में एक्सप्लेन करना है। तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग 1 का मतलब है कि अगर हमारे पास ये वाला सेट ए है और ये वाला सेट भी हमारे पास जेड है, सॉरी, ये जेड टू जेड में ये रिलेशन आर हमारे पास डिफाइन है। इसमें ऑल इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये ऐसे, और इसमें भी ऑल इंटीजर्स हैं। ये हमने -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब हमने ले लिया। तो अगर मैं इनपुट 1 करता हूँ, कंटेनिंग 1 मतलब इनपुट मैंने 1 ले लिया, तो आउटपुट क्या क्या हो सकता है उसका एक सेट। तो हमें 2 नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस इवन नंबर है, एक नंबर ऑड है तो दूसरा नंबर भी ऑड होना चाहिए। तो 1 -1 की वैल्यू 0 इवन, 1 -3 की वैल्यू इवन, 1 -5 की वैल्यू इवन, 1 -1 की वैल्यू इवन। तो बेसिकली ऑल द ऑड नंबर्स आ जाएगा इसमें, ऑल द ऑड नंबर्स में 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये डैश डैश डैश, और ये -1 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -5 डैश डैश डैश। तो अगर आपसे बोला जाए फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट कंटेनिंग 1 मतलब बॉक्स ऑफ 1,
इसका मतलब होता है कि अगर 1 इनपुट है तो आउटपुट क्या क्या आ सकता है, उसका सेट अपन को निकालना है। तो पहला कंसेप्ट आप यहाँ पे ये सीख लीजिए। अगर आपसे बोला गया है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट कंटेनिंग 1, तो इसका मतलब है अगर 1 इनपुट होता है तो आउटपुट का जो आएगा उसका सेट क्या होगा। अगर 1 इनपुट आएगा तो आउटपुट जो आएंगे उनका सेट क्या होगा, वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग 1 होगा। इसको हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला सेट हमारे पास ए है, ये सेट हमने ए ले लिया। सिमिलरली अगर हमसे बोला जाए फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेनिंग 0, फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 0। कंटेनिंग 0 का मतलब है कि इस तरीके से हम बॉक्स ऑफ 0, कंटेनिंग 0 का मतलब है ये जो बॉक्स ऑफ 0 ये हमें लेना है। बॉक्स ऑफ 0 का मतलब है कि अगर 0 इसका इनपुट होगा तो आउटपुट में क्या क्या आ सकता है, मतलब अगर फर्स्ट एंट्री में इनपुट आउटपुट मतलब फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री, अगर फर्स्ट एंट्री 0 है तो सेकंड एंट्रीज में क्या क्या आ सकता है। तो भाई ये इवन नंबर है तो सेकंड एंट्री में भी इवन नंबर आ सकता है, तो 0 -0, 0 -2, 0 -4, 0 -6, ऑल इवन नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ऑल इवन नंबर्स आएंगे, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10 ये आएंगे, और यहाँ पे -2, -4 ये आएगा। तो ये हमारे पास जो है बॉक्स ऑफ 0 मतलब सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट कंटेनिंग 0, ये हमारे पास सेट आएगा। इसको हम ऐसा करते हैं, ये हमने A1 ले लिया, ये हमने A2 ले लिया, A1 A2 ये हम दोनों ले लेते हैं। तो पहला कंसेप्ट जो हमें सीखना है वो ये सीखना है कि हमारे पास सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेनिंग 1, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ कंटेनिंग 0, जब इसका मतलब हो तो ये पूछा जाएगा। तो क्या पूछा गया है, ये पूछा जाएगा तो ये पूछा गया है कि भाई फर्स्ट एंट्री तो मैंने 1 ले ली है, अब सेकंड एंट्री 1 के रिस्पेक्ट में क्या क्या आ सकती है उसका सेट आपको निकालना है, वो बॉक्स ऑफ 1 कहलाएगा। और जब फर्स्ट एंट्री मैंने 0 ले ली है तो सेकंड एंट्री उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या आएगा, उसका जो सेट होगा बॉक्स ऑफ 0 कहलाएगा। ये हमें सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग 1 कंटेनिंग 0 ये निकालना हमने सीख लिया। तो यहाँ से हमने ये सेट A1 और A2 हमने ये निकाल लिया। ये A1 हमारे पास जो है वो क्लास ऑफ 1 हो गया, A2 हमारे पास क्लास ऑफ 2 हो गया, क्लास ऑफ 0 हो गया। A1 क्लास ऑफ 1 हो गया और A2 जो है क्लास ऑफ 0 हो गया। इक्विवेलेंस क्लास की बात करें, ये भी क्लास है, इक्विवेलेंस क्लास नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास A1 और A2 दो सेट हैं। तो यहाँ तक हमें समझ में आया, ये फर्स्ट कंसेप्ट हमने सीख लिया, सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 1, सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 0 का मतलब। वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये A1 और A2 दो सेट निकाले। अब कंसेप्ट ये है कि A1 और A2 अगर दो सेट हमने देखे हैं तो क्या A1 और A2 जो हमारे पास हैं वो उसका ईच एलिमेंट, सबसे पहली बात तो हमने देखा कि जो हमारे पास रिलेशन R है, रिलेशन R वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आना चाहिए, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन आना चाहिए। तो ये अपन पहले ही प्रूव कर चुके हैं, रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरा हमने देखा कि हमने क्लास सेट निकाले A1 और A2, तो ईच एलिमेंट ऑफ A1, ईच एलिमेंट ऑफ A1, AI लिख दूँ मैं, AI का मतलब है जब 1 लेंगे तो A1, 2 लेंगे तो A2, ईच एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर, ईच एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू ईच अदर। अब भाई ये जो लाइन दी है इसका, इस कंडीशन का मतलब क्या होना चाहिए, हम रिलेशन की कुछ कंडीशंस लिख रहे हैं। अगर रिलेशन कुछ कंडीशंस को फॉलो करेगा और ये क्लासेस कुछ कंडीशंस को फॉलो करेंगी तो ये जो क्लासेस है वो इक्विवेलेंस क्लास कहलाएंगी। तो वो हम समझ रहे हैं कि ये क्लासेस A1 A2 इक्विवेलेंस क्लास कब कहलाएगी। सबसे पहली बात तो इक्विवेलेंस क्लास जब हम एप्लीकेबल हो सकता है जब रिलेशन R इक्विवेलेंस हो, तो रिलेशन R इक्विवेलेंस हो गया। दूसरी कंडीशन है कि A1 A2 मतलब AI 1 रखने पे A1 आएगा, 2 रखने पे A2, ईच एलिमेंट ऑफ AI, ईच एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई ये हमारे पास जो हमने सेट लिखा है, ये हमने AI A1 और A2 के जो सेट लिखे हैं ये हमने रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। क्या इन सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर इस ग्रुप को बेसिकली ये कह सकते हैं ये ग्रुप ऑफ नंबर्स है, ये सेट है कि नहीं। सेट कब होंगे, जब वो सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। तो ये सेट है कि नहीं ये हमें पता करना है। अगर ये सेट है तो ईच एलिमेंट जो है वो रिलेटेड है टू ईच अदर है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम निकाल रहे हैं कि इक्विवेलेंस क्लास, दो सेट इक्विवेलेंस क्लास होंगे, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी।
पहली कंडीशन होगी कि रिलेशन आर मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। दूसरा, ईच एलिमेंट ऑफ ए आई, ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट रिलेट टू ईच अदर। इसको अगर हम शुद्ध भाषा में कहें तो जो A1 और A2 हैं वो केवल ग्रुप ऑफ नंबर ना हो, वो सेट ऑफ नंबर हो। सेट ऑफ नंबर होने का मतलब है कि उनको अगर आपने टेबुलर फॉर्म में लिखा है तो उनको आप रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि इनके नंबर्स के बीच में एक पैटर्न हो। अगर नंबर के बीच में एक सेम पैटर्न है तो ही उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी वो सेट डिफाइन होगा, नहीं तो सेट डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं तो A1 जो है वो बेसिकली सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स है। तो A1 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, A1 इज A सच दैट A इक्वल टू 2R+1 वेयर R बिलोंग्स टू एनी इंटीजर बिकॉज इट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सिमिलरली अगर मैं A2 के बारे में कहूं तो A2 हमारे पास आ गया, मान लीजिए B सच दैट B इक्वल टू 2 लैम्डा वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इवन नंबर का सेट है तो ये 2 लैम्डा के फॉर्म का होगा, ये हमारे पास जो है 2R+1 के फॉर्म का होगा। ये सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर है, ये सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर है। तो इसका मतलब ये है कि इन सब के बीच में एक पैटर्न फिक्स है ना। ऑड इंटीजर्स आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इवन इंटीजर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये जो लाइन लिखी रहती है ना बुक में, इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ये लाइन लिखा रहता है A1 एंड A2 दो हमारे पास जो सेट हैं, तो such that each element of AI related to each other, each element of AI related to each other का मतलब सीधी सी भाषा में ये है कि जो A1 और A2 वो सेट हैं कि नहीं, कि केवल ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं। और सेट होने का मतलब ये है कि अगर उनको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है तो उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम तभी लिख सकते हैं जब उनके बीच में एक सेम पैटर्न हो। तो यहाँ पे सेम पैटर्न था, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा चुका है। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशन ये वाले क्वेश्चन में क्वालिफाइड कर रहे हैं, ईच एलिमेंट ऑफ AI रिलेट टू ईच अदर। ये कंडीशन नंबर सेकंड हो गई, सही है। तो कंडीशन नंबर 1 हमने देख ली कि रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। कंडीशन नंबर 2 हमने देख ली कि ईच एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर होगा। इतना आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि थर्ड कंडीशन की जगह नहीं है, हम फिर से आएंगे यहाँ पे। अब थर्ड कंडीशन के बारे में बात करते हैं। थर्ड कंडीशन ये होती है कि हमारे पास AI का जो एलिमेंट्स हैं वो A1 के एलिमेंट A2 से रिलेट नहीं होना चाहिए। भाई अपने ईच एलिमेंट ऑफ A1 इज रिलेटेड टू वन अनदर ईच अदर, और ईच एलिमेंट ऑफ A2 रिलेटेड टू ईच अदर, ये तो बहुत सही है। लेकिन नो एलिमेंट ऑफ A1 रिलेटेड टू A2 एंड नो एलिमेंट ऑफ A2 रिलेटेड टू A1। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नो एलिमेंट्स ऑफ AI रिलेटेड टू AJ, नो एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू AJ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है भाई कि नो एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू AJ, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि AI के में जो रिलेशन है और AJ में AI में जो रिलेशन है और AJ में जो रिलेशन है, तो उस रिलेशन को AI वाले रिलेशन को AJ फॉलो नहीं करेगा, AJ वाले रिलेशन को AI फॉलो नहीं करेगा। ये 2R+1 था, उसको कोई इवन नंबर फॉलो नहीं कर सकता। ये 2 लैम्डा था, इसको कोई ऑड नंबर फॉलो नहीं कर सकता। तो AI वाले रिलेशन को AJ फॉलो नहीं करेगा, AJ वाले रिलेशन को AI फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब नो एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू AJ, नो एलिमेंट ऑफ A1 रिलेटेड टू A2, इस वाले केस में। ये थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ कंडीशन भी होती है। फोर्थ कंडीशन होती है कि AI इंटरसेक्शन AJ की वैल्यू जो है वो 5 होनी चाहिए, और AI यूनियन AJ जितने भी AJ हो, मतलब A1 A2 A3 AN हो तो भी चल जाएगा। तो इसका यूनियन की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये जो सेट Z था वो होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं भाई? फोर्थ कंडीशन, A1 और A2 के बीच में जो इंटरसेक्शन वो 5 होना चाहिए। तो इसमें कोई इंटरसेक्शन तो नहीं है। और अगर A1 और A2 का यूनियन लेंगे तो जिस सेट में R डिफाइन था वो पूरा का पूरा सेट आना चाहिए। तो ये ऑड नंबर, ये इवन नंबर, दोनों का सेट करेंगे तो इंटीजर आ जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी कंडीशन और होती थी कि इसमें जो रिलेशन R है वो सेम सेट में डिफाइन होना चाहिए। सेट A से सेट A में डिफाइन होना चाहिए। मतलब यहाँ पे सेट हमने Z लिया था तो यहाँ भी Z लेना है। ऐसा सेट यहाँ पे A से B, ये अलग अलग A और B की वैल्यू डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, A और B की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब ये डिफाइन होगा। तो ये हमारे पास हो गया। तो फोर्थ कंडीशन हमारे पास क्या हो गई कि AI एंड AJ
का इंटरसेक्शन तो फाई होगा और ए आई और ए जे का यूनियन जो है वो जेड होगा। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में हम देखें, यहाँ पे देखें ए वन और ए टू, ये भाई ऑड नंबर या इवन नंबर, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन फाई हो गया। ये ए वन और ए टू इनका यूनियन लेंगे तो ये ऑड नंबर ऑल इवन नंबर, अगर यूनियन लेंगे तो ऑल इंटीजर्स आ जाएगा, तो ये ट्रू हो रहा है। चारों कंडीशन ट्रू हैं। तो अगर ये चारों कंडीशन ट्रू है प्रोवाइडेड दैट आर इज डिफाइंड फॉर सेम सेट ए टू सेम सेट ए, है ना, इस अपन z टू z ही ले लेते हैं, z इज एनी सेट सेम सेट z टू सेम सेट z, ये z1 z2 नहीं होना चाहिए, z z होना चाहिए, ये दोनों सेट सेम होने चाहिए। तो उस कंडीशन में अपन कह सकते हैं कि a1 एंड a2 आर इक्विवेलेंस क्लास। ये क्या हो जाएंगी, a1 एंड a2 आर इक्विवेलेंस क्लास हो जाएंगी। तो a1 और a2 अगर इक्विवेलेंस क्लास होती हैं, दो हमारे पास सेट a1 और a2 हैं, अगर वो इक्विवेलेंस क्लास होते हैं ओवर अ सेट R, ओवर रिलेशन R, तो उसकी ये कंडीशंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे a1 और a2 हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास होंगी। अब इक्विवेलेंस क्लास से कंसेप्ट को हम एक बार और समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लें इसको। देखें भाई, सबसे पहले बात, हमारे पास एक रिलेशन R डिफाइन होगा, वो सेम सेट से सेम सेट में डिफाइन होगा, ये पहली कंडीशन। यहाँ पे अगर हमारे पास ऐसा गिवन है रिलेशन R इज डिफाइंड फॉर A टू B, तो ये गलत होगा, सेम सेट में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास जो रिलेशन R है, रिलेशन R जो है इज डिफाइंड ओवर सेम सेट, यहाँ मैंने Z ले लिया है, कुछ भी हो सकता है, सेम सेट Z। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिलेशन R हमारे पास है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन R कैसा होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन अपन को पता ही है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिट तीनों होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो A1 A2 A3 अप टू AN आर सम सेट, ये सेट है, ठीक है, ओवर Z विच आर सबसेट ऑफ Z, विच आर सबसेट ऑफ Z। अगर ऐसा है और ये तीन कंडीशंस फॉलो कर दें, पहली कंडीशन होती है ईच एलिमेंट ऑफ AI, ईच एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर, रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये जो हमारे पास A1 A2 A3 जो है सेट सच में है, ठीक है ना। A1 A2 A3 है इस सबसेट ऑफ Z, अपन ने ऐसा लिखा है, तो R सबसेट ऑफ Z हम सीधा एक लाइन में लिख लेते हैं। तो ये ईच एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू ईच अदर ये है कि जितने भी A1 A2 A3 इन सबके एलिमेंट आपस में रिलेटेड होना चाहिए, मतलब उनको हम ईमानदारी से अगर लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख पाएँ। दूसरी चीज़ ये होती है कि नो एलिमेंट ऑफ AI, नो एलिमेंट ऑफ AI रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ AJ, एनी एलिमेंट ऑफ AJ। मतलब AI में और AJ में, AI वाले पैटर्न में AJ के एलिमेंट नहीं आ रहे हों और AJ वाले में AI के एलिमेंट नहीं आ रहा हो। इस चीज़ को अपन ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम कोई भी दो सेट लें AI और AJ, इनका इंटरसेक्शन हमेशा फाई होना चाहिए। और यूनियन ऑफ AI, मतलब इसका मतलब है A1 A2 A3, इसका मतलब ये होता है A1 यूनियन A2 अप टू यूनियन ऑफ AN, इसकी वैल्यू Z होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में ये तीन कंडीशंस अगर फॉलो करती हैं और ये कंडीशंस अगर फॉलो करती हैं, तो उस कंडीशन में ऑल द AIs आर इक्विवेलेंस क्लास। ये इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट होता है। चलिए नोट कर लीजिए यहां तक। अब इसके बाद सॉल्व एग्जांपल नंबर 6। सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 में अगर हम देखें
तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 हम कहें कि अगर हमारे पास सेट ए है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6, एक हमारे पास सेट ए है, ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और रिलेशन R is defined from set A to set A such that relation R equal to ordered pair A comma B such that A and B both belongs to set A and A minus B A comma B are such that A comma B both A comma B both A and B are either even और ऑड। ये हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि भाई हमारे पास ये रिलेशन आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। और रिलेशन तो सबसे पहले इसमें यही पार्ट दिया है, चेक करो, प्रूव दैट रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा हमारे पास ये दिया है कि दो सेट दिए हैं, एक है x1 और एक है x2। x1 दिया है 1 3 5 7 और x2 दिया है 2 4 एंड 6, ये दिया है x1 और x2 दिया है। तो इसमें बोला गया है प्रूव करो भाई कि ईच एलिमेंट ऑफ x1 इज रिलेटेड टू वन ईच एलिमेंट ऑफ x1 रिलेटेड टू वन अनदर एंड ईच एलिमेंट ऑफ x2 रिलेटेड टू वन अनदर एंड नो एलिमेंट ऑफ x1 रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ x2। ये हमारे पास x1, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन इसको अगर प्रूव करना चाहें, सबसे पहले प्रूफ करना चाहें कि प्रूफ करना ही है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर A कॉमा B रिलेशन आर रिलेशन में A कॉमा ए बी रिलेशन आर का पार्ट होना चाहिए। और हमने देखा है कि अगर A कॉमा B रिलेशन आर का पार्ट होगा तो इसका मतलब है A और B दोनों या तो इवन इवन होंगे या फिर A और B दोनों ऑड ऑड होंगे, ये मतलब है इसका। और अगर A कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा तो उसका मतलब है कि A कॉमा ए दोनों या तो इवन हो या ऑड हो। तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये चीज़ अगर ऐसा है तो ये चीज़ ट्रू होगा ही होगा, और ये ट्रू होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा। अब ट्रू क्यों होगा? अपन ने कहा लेट A कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देयर आर टू केसेस, फर्स्ट केस A and B both are even and second case A and B both are odd. If A and B both are even then A comma A is also both are even. If A and B both are odd then A comma A both are odd. So in both cases A comma A belongs to relation R. So this relation is a reflexive relation. जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हम आएंगे सिमेट्रिक रिलेशन पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जो हम बात करते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि इफ A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R देन B कॉमा A मस्ट बी बिलोंग्स टू रिलेशन R। अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ये सिमेट्रिक होगा। अब हम लिखेंगे इसमें सिंस A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R तो देयर आर टू केसेस, आइदर बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड। देन B इफ A comma B both are even then B comma A also both are even, and if A comma B both are odd then B comma A also odd. So if A comma B belongs to relation R then B comma A also belongs to relation R. So this relation R is a symmetric relation. ये भी आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने बोला है वो एक्सप्लेनेशन आपको क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन में लिखना पड़ेगा। सिमेट्रिक के बाद फिर अगला हमारे पास जो केस आता है वो हमारे पास केस आता है ट्रांजिटिव का। अगर हम ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं तो ट्रांजिटिव हमसे से कहता है कि अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन R है और B कॉमा C भी बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो आपका जो A कॉमा C है वो भी बिलोंग्स टू रिलेशन R होना चाहिए। तो बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मान लीजिए हाँ भाई, तो हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, बोला गया था A एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7, R is a relation defined from A to A such that R equal to A comma B ordered pair, both A and B are either even or odd। हमने रिफ्लेक्सिव, सबसे पहले हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना था। हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर चुके थे, सिमेट्रिक प्रूफ कर चुके थे, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव कहता है कि अगर A कॉमा B बोथ बिलोंग्स टू रिलेशन R एंड B कॉमा C बोथ बिलोंग्स टू रिलेशन R देन प्रूव दैट A कॉमा C ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन R।
ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो हमने कहा भाई अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो हमने मान लिया दोनों इवन है, तो अब मजबूरी हो गई b का इवन होना। a अगर इवन है तो मजबूरी हो गई कि b भी इवन होगा, और अगर b इवन है तो मजबूरी हो गई c भी इवन होगा। तो अगर इस वाले केस से हम देखें तो a b c तीनों क्या हो गए, इवन हो गए। तो a कॉमा सी जो है वो वही दोनों कैसे हो गए, इवन हो गए। तो a कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर हो गया। सिमिलरली अगर a ऑड होता तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, तो a और b, a कॉमा बी को दोनों ऑड होते, और b ऑड हो जाता तो b कॉमा सी, तो c भी ऑड हो जाता, और जब फिर दोनों ऑड होते तो a b c तीनों ऑड हो जाते, तो a कॉमा सी में भी दोनों ऑड हो जाते तो रिलेशन आर से होता। तो हम ये देख सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। अब ये हमारे पास रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सो भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये हमारे पास, ये हमने प्रूफ कर लिया। ध्यान रखें एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा, लगभग 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। दूसरा अपन देखें, अब हमसे बोला x1 और x2 दो सेट है, तो x1 और x2 अगर दो सेट हैं तो हमें प्रूफ ये करना है कि x1 के ईच एलिमेंट जो हैं वो रिलेटेड टू ईच अदर है। तो भाई इसको अपन रोस्टर फॉर्म में, इसको अपन लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि नहीं लिख सकते हैं, ये अपन को देखना है। अपन ये समझना है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारे पास एक ऑड नंबर है जहाँ पे r की जो वैल्यू है 1 से लेके 4 तक रखी जा सकती है। सिमिलरली x2 जो है ये हमारे पास ऑल इवन नंबर है, तो इसमें भी अपन देखें, ये भी अपन जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ r की वैल्यू 1 से लेके 3 तक रखी जा सकती है। तो दोनों को चूंकि अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए पहली चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई कि x1 और x2 के ईच एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। दूसरा प्रूफ करना था x1 का कोई भी एलिमेंट x2 के एलिमेंट से रिलेट ना करता हो, और x2 का कोई भी एलिमेंट x1 के एलिमेंट से रिलेट ना करता हो, तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। अगर अपन देखें तो x1 इंटरसेक्शन x2 की जो वैल्यू है वो 5 है, और अपन देखें अगर x1 यूनियन x2 की वैल्यू देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 पूरा आ गया a है, तो हम कह सकते हैं x1 और x2 आर द इक्विवेलेंस क्लास ओवर द सेट a फॉर द रिलेशन r। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास का कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं अपन। हाँ भाई, एक और क्वेश्चन है रिलेशन का जो हम करेंगे। बोला गया देयर इज अ सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R be a relation in A cross A defined by A comma B R C comma D implies A plus D equal to B plus C such that A comma B and C comma D both belongs to A cross A. Prove that R is an equivalence relation. Also obtain equivalence class, determine Y 2 comma 5. देखो भाई, सबसे पहली बात तो आपको ये बता दें, ये CBSE 2014 का क्वेश्चन है। CBSE 2014 में ये क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको अपन अच्छे से कर लें। अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, इसको जरा आप समझिए। अभी तक अपन देखते थे कि हमारे पास A कॉमा B जो रिलेशन होता था वो ऐसा होता था, A R B, A इनपुट होता था और B आउटपुट होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें A कॉमा B एक ऑर्डर्ड पेयर इनपुट हो रहा है और C कॉमा D एक ऑर्डर्ड पेयर ही आउटपुट हो रहा है। समझ में आई कहानी? तो जो R हमारे पास एक रिलेशन है, इस R रिलेशन में हमारे पास जो इनपुट हो रहा है वो एक ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B है, और जो आउटपुट हो रहा है वो एक ऑर्डर्ड पेयर C कॉमा D है। दूसरी बात, A कॉमा B और C कॉमा D दोनों A क्रॉस A से आ रहे हैं। A क्रॉस A है, A क्रॉस A हम निकाल सकते हैं। A कॉमा B भी A क्रॉस A का एलिमेंट है और C कॉमा D भी A क्रॉस A का एलिमेंट है। मतलब अगर हम कहते थे कि R जो है वो A से लेके, अभी तक हम क्या कहते थे कि R एक रिलेशन होता था, इस रिलेशन में A इनपुट होता था और B आउटपुट होता था। अगर A जो है वो एलिमेंट है सेट A का, B एक एलिमेंट है सेट B का, तो R डिफाइन होता था सेट A से सेट A। अब यहाँ पे इनपुट हो रहा है A कॉमा A B और आउटपुट हो रहा है C कॉमा D। A कॉमा B जो है वो एलिमेंट है A क्रॉस A का और C कॉमा D भी एलिमेंट है A क्रॉस A का। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A क्रॉस A टू A क्रॉस A,
और इसमें जो इनपुट हो रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है वो ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी आ रहा है। ये अपना समझ में आया। फिर इसके बाद इस रिलेशन की डेफिनेशन समझिए। अब बोला गया है कि ये जो इनपुट हो रहा है ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी, इसका मतलब है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अच्छा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या है, ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी, ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। ये कर लेते हैं अपन, बी इस तरफ ले आए, डी इस तरफ ले आए। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ये इस रिलेशन का मतलब ये है कि ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। इसे हमने ऐसा सिंप्लीफाई कर लिया। तो अब हमारे पास आ गया है कि अगर ए कॉमा बी आर सी कॉमा डी है तो इसका ये इम्प्लाई करेगा ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी है। मतलब जो ए माइनस बी की वैल्यू है वही सी माइनस डी की वैल्यू है। ये रिलेशन आर का मतलब है। अब आगे बढ़े, हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन, ये क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर होगा तो सबसे पहले अपन प्रूव करेंगे कि बताओ भैया ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। अब रिफ्लेक्सिव में अगर अपन देखते थे तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये थी कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, ठीक है, तो ए कॉमा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे ए कॉमा बी की जगह क्या है भाई, ए मतलब क्या था, इनपुट, बी क्या था, आउटपुट। यहाँ पे हमारे पास ए की जगह है ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ये इनपुट हो रहा है, और बी की जगह है ऑर्डर्ड पेयर सी कॉमा डी, और ये आउटपुट हो रहा है। अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो इसका मतलब है ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। ये रिलेशन आर की डेफिनेशन हो गई, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी और सी कॉमा डी जो है वो इनपुट हो रहे हैं। अब हम देखें रिफ्लेक्सिव क्या कह रहा है। रिफ्लेक्सिव के बारे में अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर हैं तो ए कॉमा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। ये मैंने कैपिटल इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है। अपन ए की जगह ए कॉमा बी मान लेते हैं, बी की जगह सी कॉमा डी मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए कॉमा बी सी कॉमा डी ये बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। अब ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, इसका मतलब है ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। तो इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। इफ ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी है तो क्या ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी होगा, बिल्कुल होगा। अगर होगा तो ये रिलेशन हमारे पास कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, ये समझ लीजिए, मैंने समझाने के लिए बताया आपको। भाई अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो ए कॉमा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि ए कॉमा बी सी कॉमा डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये इम्प्लाइज क्या करता है, ये इम्प्लाइज करता है ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हमें तो ये प्रूव करना है कि ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा। अगर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा तो अपन कह सकते हैं कि भाई साहब किसी भी केस में ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी होगा, और ए माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी है मतलब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होगा। और अगर ऐसा होगा तो रिलेशन जो आर है वो कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इस तरीके से ये रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। रिफ्लेक्सिव के बाद हम आते हैं सिमेट्रिक में। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव के बाद हम आते हैं सिमेट्रिक में। अगर हम सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं तो सिमेट्रिक कहता है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो बी कॉमा ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मुझे जो गिवन होगा वो ये होगा ए कॉमा बी मतलब ए बी सी डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है। तो हमें प्रूफ करना है सी डी ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर होना चाहिए। अब ए बी सी डी बिलोंग्स टू रिलेशन आर मतलब ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी, तो प्रूफ करना है सी माइनस डी इक्वल टू ए माइनस बी। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर ये बिलोंग्स टू रिलेशन आर है तो हमें गिवन है ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी होगा।
और इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं C माइनस डी इक्वल टू A माइनस बी। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं CD और AB ये बिलोंग्स टू रिलेशन R होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये कैसा हो जाएगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। सिमेट्रिक के बाद अगला हमें करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है भाई, देखिए ट्रांजिटिव कहता है अगर A कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन R है और B कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा A कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R होगा। तो हमने कैपिटल A की जगह ले लिया A कॉमा बी, कैपिटल B की जगह हमने ले लिया B कॉमा सी, कैपिटल B की जगह ले लिया था हमने B कॉमा सी, कैपिटल C की जगह हम ले लेते हैं E कॉमा F। अब अगर हमारे पास ये बिलोंग्स टू रिलेशन R है एंड ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो इसका मतलब है A माइनस बी इक्वल टू ए बी लिया था, ये CD ले लें, CD, ये भी CD। A माइनस बी की वैल्यू C माइनस डी के इक्वल होगी और अगर ये बिलोंग्स टू रिलेशन R है तो C माइनस डी की वैल्यू E माइनस एफ के इक्वल होगी। तो अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दूं तो y इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 A माइनस बी इक्वल टू C माइनस डी इक्वल टू E माइनस एफ होगा। तो A माइनस बी इक्वल टू E माइनस एफ होगा। तो ए बी और ई एफ ये बिलोंग्स टू रिलेशन R होगा। और अगर ऐसा हो गया मतलब A कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन R हो गया तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव भी हो गया। और ये ट्रांजिटिव भी हो गया तो ये रिलेशन हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये प्रूफ हो गया। इसके बाद फिर इसका सेकंड पार्ट था कि 2,5 जो है उसकी हमें क्लास निकालनी थी। 2,5 की हमें क्लास निकालनी थी। तो हम जरा देखें क्वेश्चन जो था A की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में थी वो थी 1 से लेके 9। A की जो वैल्यू हमारे पास थी वो थी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमें 2,5 की क्लास निकालनी थी। तो अगर ये A कॉमा बी है तो हमें C कॉमा डी निकालना है। मतलब जो डिफरेंस A और B में है वही डिफरेंस C और D में होना चाहिए। तो A माइनस बी 2 माइनस 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, -3। तो यहाँ हमें वो वैल्यू निकाली इसकी डिफरेंस -3 हो। तो अगर मैंने 1 लिया तो 1 प्लस 3 कितना होता है 4, डिफरेंस -3। फिर 2 और 3 5, 3 एंड 3 6, 4 एंड 3 7, 5 एंड 3 8 और 6 एंड 3 9। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। ये बॉक्स लगाया मतलब बॉक्स ऑफ 2,5 मतलब इक्विवेलेंस क्लास और क्लास ऑफ 2,5। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी एग्जांपल के साथ आपको जो है रिलेशन चैप्टर समाप्त होता है। रिलेशन में NCERT की एक्सरसाइज 1.1 है, NCERT एक्सरसाइज 1.1 ये आपका होमवर्क है। इसको मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। NCERT एक्सरसाइज 1.1 को आप सॉल्व करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिस्कशन करेंगे। चलिए, थैंक यू।